चलिए, अब जब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन के नेक्स्ट यूनिट की, दैट इज आर यूनिट नंबर 7, इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑफ वर्सेस ओ डबल एफ ऑफ। इफ यू रिमेंबर, मैंने चैप्टर की बिगिनिंग में ही आपको बोला था कि कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी होती हैं जो बोलने में एक जैसी होती हैं लेकिन मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो बोलने में अलग अलग होती हैं पर मीनिंग कॉमन होते हैं। जैसे हमने विद, अलॉन्ग विद और अलॉन्ग पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा, प्रेपोजिशन बोलने में अलग अलग थी पर हिंदी मीनिंग कॉमन निकला, दैट इज के साथ। लेकिन इसमें क्या है, ऑफ एंड ऑफ दोनों बोलने में एक जैसे हैं लेकिन इनके मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट हैं। When it comes to off, ये क्या करता है, it shows possession, ये possession दिखाता है कि कौन सी चीज किसकी है, जिसको हम हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते हैं का, की और के। जैसे हमने यहां पे लिखा, this beautiful garden belongs to the royal blood of 16th century। तो हमने क्या लिखा, ये सुंदर बगीचा किसको बिलोंग करता है, 16वीं सदी के। देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका हिंदी मीनिंग है के, और हमने यहाँ पे लिखा है कि का के की को पोजेशन शो करता है। हिंदी में आप इसको का के की बोलते हैं और इंग्लिश में पोजेशन बोलते हैं। तो ये बगीचा किन का है, 16वीं सदी के रॉयल ब्लड मतलब राजघराने का है। इसी के ऑपोजिट अगर हम ओ डबल एफ ऑफ पे आ जाते हैं तो ये क्या करता है, इट शोज सेपरेशन, ये एक चीज को दूसरी चीज से अलग करता है। जैसे इसकी सबसे पहले आसान एग्जांपल देखिए, स्विच ऑफ द टीवी। ठीक है, स्विच ऑफ द टीवी मतलब स्विच ऑफ में हमने ओ डबल एफ ऑफ लगाया और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये सेपरेशन करता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी और टीवी को आपस से अलग किया जाएगा तभी तो वो बंद होगा। जैसे देयर आर मैनी आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट। यहां कोस्ट का मतलब क्या है, तट। तो वो समुद्री तट से दूर जाके बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो वो आपको क्या कह रहा है कि तट से अलग होगे तभी आइलैंड दिखेंगे। अगर आप कोस्ट पे माने उस एज पे खड़े रहोगे तो आइलैंड नहीं दिखेंगे, चारों तरफ पानी पानी दिखेगा। लेकिन अगर आप उस तट से अलग जाओगे, कोस्ट से अलग जाओगे, दूर होगे, सेपरेट होगे, तो आपको आइलैंड दिख जाएंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा, बॉटल ऑफ वाइन, तो वाइन की बॉटल, ठीक है। टेक ऑफ द प्लेन, तो ये ऑफ हमने क्यों लगाया, क्योंकि प्लेन जो है पहले जमीन पे खड़ा है, वो टेक ऑफ तभी होगा जब वो जमीन से अलग होगा। तो इन शॉर्ट हमें याद रखना है कि ओ डबल एफ ऑफ सेपरेशन दिखाता है और ओ एफ ऑफ पोजेशन दिखाता है कि कौन सी चीज किसकी है। हमने जब भी ये कहना है कि कीप ऑफ द गार्डन, कीप ऑफ द गार्डन, तो मैंने किसका गार्डन है ये नहीं बोला, मैंने ये कहा है बगीचे से दूर रहो। तो आप और बगीचा जब एक दूसरे से अलग होंगे, सेपरेशन आएगा, तभी तो आप बगीचे से दूर जाएंगे। तो आपको अंदाजा लगाना है स्टेटमेंट के ट्रांसलेशन से कि आप पोजेशन दिखा रहे हैं, का के की वाली फीलिंग शो कर रहे हैं, या आप दोनों दो चीजों के बीच में डिस्टेंस बना रहे हैं, डिस्टेंस दिखा रहे हैं। यदि आप डिस्टेंस बना या डिस्टेंस दिखा रहे हैं तो ओ डबल एफ ऑफ आएगा। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज यूनिट 8,
इसमें हम पढ़ेंगे टू और फ्रॉम। ठीक है जी। चलिए, जब हम बात करते हैं टू एंड फ्रॉम की, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये एरो टू प्रेपोजिशन को एक्सप्लेन करता है। ये एरो हमको रोड्स पे देखने मिल जाता है, डायरेक्शन होता है ना, इसका नाम होता है डायरेक्शनल एरो। तो चलिए हम इसका नाम लिख देते हैं। क्या है ये? डायरेक्शनल एरो है, ये हमें डायरेक्शंस बताता है। अब देखिए, एरो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होता ही है और कहीं ना कहीं जाके बंद भी होता है। तो जहां से भी एरो आप स्टार्ट करेंगे, जरूरी नहीं है कि एरो हमेशा उसी तरफ बंद हो, एरो इस तरफ भी खत्म हो सकता है। तो जहां से भी आपका एरो स्टार्ट हो, वहां से लिख लो स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो बीच का आपका एरो जा रहा है, इसको लिख दो वर्ब, और जहां पे एरो बंद हुआ उसको लिख दो डेस्टिनेशन या फिर रिसीवर। क्लियर? अब देखो, स्टार्टिंग पॉइंट किसका होता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि लिखोगे नहीं सब्जेक्ट तो फिर आपका एक्शन करेगा कौन? तो जहां से एरो स्टार्ट हुआ वहां पे लिखो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट, जहां तक आपका एरो जा रहा है वहां लिखो वर्ब, और जहां आपका एरो खत्म हो गया वहां लिखो डेस्टिनेशन या फिर रिसीवर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आई एम गोइंग टू न्यू यॉर्क। अब देखो, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी क्रिया है। सब्जेक्ट क्रिया, आपकी क्रिया का डेस्टिनेशन कौन है? कहां जा रहे हो आप? न्यूयॉर्क जा रहे हो, ये आपका डेस्टिनेशन। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है जी। आई सब्जेक्ट, टॉकिंग एक्शन, किससे बातें कर रही हूं? आपसे। देखो, न्यूयॉर्क जा रही हूं तो न्यूयॉर्क मेरा डेस्टिनेशन है, लेकिन आपसे बातें कर रही हूं तो आप मेरे रिसीवर हैं। ठीक है? जैसे हम लिख दे, दिस ट्रेन विल गो टू न्यू दिल्ली, तो ट्रेन का एक्शन है जाना। इसको और आसान करते हैं आपके लिए, यहां पे हम लिखते हैं एक एग्जाम्पल, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए ध्यान से, व्हाट इज द क्रिया, व्हाट इज द एक्शन? एक्शन इज हैप्पी, खुश होना है। किसको? आपको। इस हैप्पीनेस के रिसीवर आप हो क्योंकि आज आपका बर्थडे है। तो देखो, टू जब भी लगेगा रिसीवर या डेस्टिनेशन के पहले ही आएगा। अब आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या टू हमेशा स्टेटमेंट की राइट साइड पे लगेगा? देखो, अगर मैं ऐसे लिख रही हूं तो ये मेरी राइट साइड है, तो हमने जितनी भी एग्जांपल लिखी हैं जो स्टेटमेंट में टू है वो राइट साइड पे ही आ रहा है। लेकिन हमने इस पिक्चर में एरो उल्टा भी बंद किया है, मतलब कोई एक स्टेटमेंट ऐसी भी देखते हैं जिसमें टू इस तरफ आ जाए। मैंने यहाँ पे लिखा, टू wrap up the function, Mr. President delivered a fantastic speech। सपोज ये आपकी स्टेटमेंट है, दैट इज टू रैप अप द फंक्शन मिस्टर प्रेसिडेंट डिलीवर अ फैंटास्टिक स्पीच। अगर हम अपनी पिक्चर को ध्यान से देखें तो जो आपका टू है ये हमेशा ही रिसीवर या डेस्टिनेशन के पहले आ रहा है, लेकिन इसमें तो देखो ये बिगिनिंग में आ गया। तो टू की लोकेशन कहीं भी रखी जाए, बिगिनिंग में रखी जाए, मिडल में रखी जाए या एंड में रखी जाए, ये वही पिक्चर एक्सप्लेन करेगा जो मैंने आपको सिखाई है, सब्जेक्ट, वर्ब, रिसीवर या डेस्टिनेशन। चलो, अब इस स्टेटमेंट को देख के टू की लोकेशन को चेंज देख के घबराना नहीं है, बस इसमें अपना सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट कौन है? मिस्टर प्रेसिडेंट। मिस्टर प्रेसिडेंट का एक्शन क्या है? डिलीवर्ड अ मार्वलस स्पीच।
मिस्टर प्रेसिडेंट हमारे सब्जेक्ट हैं, इन्होंने एक्शन क्या किया है, डिलीवर्ड किया है एक स्पीच को, और इन्होंने स्पीच डिलीवर की क्यों है, ताकि फंक्शन जो है रैप अप हो जाए। मतलब मिस्टर प्रेसिडेंट हमारे सब्जेक्ट हो गए, स्पीच डिलीवर करना उनका एक्शन हो गया, और उन्होंने स्पीच दी क्यों, ताकि आपका फंक्शन बंद हो सके, खत्म हो सके। मतलब रैप अप फंक्शन जो आपका ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है या डेस्टिनेशन है, तो देखिए टू रिसीवर या डेस्टिनेशन के पहले ही तो लगा है, तो सही तो है। तो टू की लोकेशन कहीं भी लिखी हो, बिगिनिंग में, मिडल में या एंड में, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के, रिसीवर के या डेस्टिनेशन के पहले आएगा। तो पेपर में या जब भी आप प्रीपोजिशन पढ़ो, आपको बहुत स्मार्टली पिक्चर को ड्रॉ करना है कि सब्जेक्ट कहाँ है, एक्शन कहाँ है। जैसे ही आपको सब्जेक्ट और एक्शन मिल जाएगा, आपका रिसीवर, डेस्टिनेशन या ऑब्जेक्ट जस्ट उसके बाद ही होगा, टू के बिल्कुल ऑपोजिट साइड, टू के बिल्कुल साथ में। अब अगर हम बात करें टू के बाद फ्रॉम की, हिंदी लैंग्वेज में हम एक वर्ड बोलते हैं से। कहां से आ रहे हो, मेरे बैग से बुक किसने ली है, लाइब्रेरी से बुक इशू करा लो, फ्रिज से एक गिलास पानी ले आओ, पापा के वॉलेट से पैसे किसने लिए हैं। तो जब भी ये से वर्ड बोला जाता है, किसके लिए, फॉर एन एक्शन, जब भी एक्शन के लिए ये से वर्ड बोला जाता है तो चुपचाप वहां पे फ्रॉम लगा दो। जैसे फॉर माई एग्जाम प्रिपरेशन आई विल बोरो some books from public library। तो इसको ट्रांसलेट करके देखो, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं पब्लिक लाइब्रेरी से किताबें बोरो कर लूंगा। तो जब भी आप से बोलेंगे तब फ्रॉम आएगा, और जब भी आपको आपके एक्शन का रिसीवर, ऑब्जेक्ट या डेस्टिनेशन पता होगा, तब आप टू का इस्तेमाल करेंगे। आई एम श्योर आपको ऑफ टू एंड फ्रॉम में कोई इशू नहीं रहा होगा, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा अटेंटिव होके समझने वाली बात है। एल्स प्रीपोजिशन में कुछ नहीं होता, बहुत आसान होती हैं। नेक्स्ट इज नाइन्थ preposition में we will study between, among and amongst। ओके, चलो between कब आता है, for two, between दो चीजों के लिए आता है, दो सब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट के लिए। और among और amongst कहाँ आता है, more than टू के लिए। तो पहले तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखिए, बिटवीन आता है टू के लिए और among या amongst आता है more than टू के लिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा there are many secrets between my brother and me। मेरे और मेरे भाई के बीच में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, एक मैं एक मेरा भाई, हम दो लोग हुए तो दो लोगों के लिए लगाया बिटवीन। अब हमारे पास एग्जाम्पल हैं, माई मदर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश माई फ्रेंड्स, या फिर माई मदर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश अस। अब देखिए, अब यहाँ पे बिटवीन नहीं आ सकता, कारण ये है लैंग्वेज जब भी बिटवीन का यूज करने का इंडिकेशन देगी आपको, तो किसी ना किसी तरीके से आपको मेंशन करके दिखाएगी कि मैं दो लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे माई ब्रदर एंड मी, ये भी दो हैं, दिस बॉय एंड दैट बॉय, ये भी दो हैं,
बिटवीन टू बॉयज, ये भी दो ही हैं, तो इंडिकेशन दो का मिलेगा ही मिलेगा। राम एंड श्याम, ये भी दो है। अगर लैंग्वेज अपनी तरफ से आपको दो का इंडिकेशन नहीं देती है, इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट मोर देन टू। तो मोर देन टू के लिए इधर अमंग आता है और अमंगस्ट आता है। तो आप अमंग लगाएंगे कि अमंगस्ट, इसको डिटरमाइन करने के लिए जो भी आपकी ब्लैंक है जिसके पहले आपको अमंग या अमंगस्ट लगाना है, आप उसके साउंड को देखिए। जो एम है माई, ये कंसोनेंट है, और जो अस है यूअस, ये वोवल है। देखिए एम कॉन्सोनेंट होता है ना, यू वोवल होता है। तो कॉन्सोनेंट के पहले आता है अमंग और वोवल के पहले आता है अमंगस्ट। तो माई फ्रेंड के आगे लिख दो अमंग और अस के आगे लिख दो अमंगस्ट। ठीक है, जैसे आसमान में ढेर सारे स्पैरो हैं और उनके बीच में एक ईगल है, तो स्पैरो कॉन्सोनेंट है, तो देयर इज एन ईगल अमंग स्पैरोज। ठीक है जी, इसको पलट दो, स्पैरो को कम कर दो और ईगल को ज्यादा कर दो, तो देयर आर सम स्पैरोज अमंगस्ट ईगल्स। क्यों? क्योंकि ईगल्स अब वॉवल साउंड है। तो आप याद रखेंगे बिटवीन आता है दो के लिए, और दो से ज्यादा के लिए आता है अमंग या अमंग्स। अमंग आता है कंसोनेंट के पहले और वॉवल के पहले आता है अमंग्स। और लैंग्वेज के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब अमंग्स्ट का यूज लगभग डिस्कार्ड हो गया है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में अमंग्स्ट का यूज होता है, लेकिन अगर हो गया तो वो वॉवल के पहले ही होता है। तो आई बिलीव ये हमें अब बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट जो है क्लियर हो गया है। और अब जब हम इनका यूज करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम डिसाइड कर पाएंगे कि दो के लिए बिटवीन, दो से ज्यादा के लिए अमंग, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट की जगह वोवल है तो आएगा अमंगस्ट। नेक्स्ट यूनिट इज अक्रॉस वर्सेस थ्रू। क्रॉस वर्सेस थ्रू, इन दोनों का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो इनका मीनिंग होता है इस पार से उस पार। ओके, इस पार से उस पार। जैसे मैं बोर्ड के इस पार से उस पार जाऊं, बोर्ड के दो साइड्स है ना, स्टार्टिंग एंड एंड, और इस तरफ से स्टार्टिंग एंड एंड। तो इस पार से उस पार जाने के लिए जब भी आप देखेंगे लैंग्वेज या तो अक्रॉस का यूज करेगी या तो थ्रू का। तो जो अक्रॉस होता है ये फिजिकल एक्शन के लिए होता है। ठीक है, जैसे स्विम अक्रॉस द रिवर। तो अक्रॉस का मतलब क्या है? नदी के इस पार से उस पार जाना है। और स्विमिंग कैसे होगी? बट ऑब्वियस फिजिकल एक्शन है। ठीक है, जैसे टू विजिट यू आई नीड टू ड्राइव अक्रॉस द सिटी। यहाँ पे टू विजिट यू का मतलब है तुम्हें मिलने आने के लिए मुझे शहर के इस पार से उस पार तक गाड़ी चलानी पड़ेगी। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मैं और तुम दोनों शहर के ऑपोजिट डायरेक्शंस में रहते हैं, और अगर मुझे तुमसे मिलने आना है तो मुझे पूरा ए से लेके जेड तक बिटवीन ड्राइव करना पड़ेगा। और जो हम ड्राइव करते हैं ये क्या है? फिजिकल एक्टिविटी है। अब जब बात करते हैं हम थ्रू की, ये रैशनल या लॉजिकल एक्टिविटी होती है। मतलब यहाँ पे शरीर को कोई कष्ट नहीं होता, सारा जो बॉदरेशन है, जो सारी पेन्स हैं, वो आपका ब्रेन लेता है। जैसे गो थ्रू द सिलेबस। अब अगर मैं आपको कहूं गो थ्रू द सिलेबस, अब देखो नदी को इस पार से उस पार जाना है तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। पहले एक हाथ मारेंगे, दो हाथ मारेंगे, तीसरा ड्राइव करेंगे, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ड्राइव करके जाएंगे। एकदम से गाड़ी उड़ के वहां नहीं पहुंच जाएगी।
इसी तरह जब हम कहते हैं गो थ्रू द सिलेबस, पहले आप एक पेज पढ़ोगे, जब ब्रेन बोलेगा कि हाँ ये पेज हो गया, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो ना, तो जब आप स्टेप बाय स्टेप इस पार से उस पार जाते हो, दैट इज कॉल्ड थ्रू। जैसे माई फ्रेंड इज गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरे फ्रेंड का जो है अभी मुश्किल दौर चल रहा है। अब अगर फ्रेंड की फिजिक देखें तो फिजिकली वो आपके जैसा ही दिखता होगा, ठीक है, हमारे जैसे ही दिखता होगा। जैसे हम खाना खाते हैं, वो भी खाना खा रहा है, अपनी नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज कर रहा है, बट टेंशन कहाँ पे है, यहाँ पे है। संडे टेंशन, मंडे टेंशन, ट्यूसडे टेंशन, जब तक उसकी टेंशन खत्म नहीं हो जाएगी, वो एक दिन 2 दिन, एक दिन करके हर दिन टेंशन में से निकलता रहेगा। बट टेंशन में से असल में कौन निकल रहा है, हाथ निकल रहा है, पैर निकल रहा है? नो, ब्रेन निकल रहा है। लॉजिकली, रैशनली हमको प्रॉब्लम है। तो जब कोई चीज हमारे ब्रेन पे नॉक कर दे और हर पल हम उसके बारे में सोचें, वो अक्रॉस होता है। लेकिन अगर हम फिजिकली एफर्ट्स लगा दें तो वो थ्रू की ब्रेन के एफर्ट्स लग जाएं तो वो थ्रू होता है, फिजिकली एफर्ट्स लग जाएं तो वो अक्रॉस होता है। अगर आपने कभी भी बॉर्डर पे पेट्रोलिंग देखी है, मूवीज में देखा होगा, अगर तो सैनिक फिजिकली पूरी वैली में, कश्मीर वैली में पेट्रोलिंग होती रहती है, अगर हमारे जो सोल्जर्स हैं वो फिजिकली पूरी वैली में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, खुद जाके वैली को पूरा चेक कर रहे हैं, तो वो एक क्रॉस है। लेकिन अगर वो अपनी उसमें कैंट में बैठ के, अपने बैरक में बैठ के सिर्फ बायनोकुलर से पूरी वैली को देख रहे हैं तो वो थ्रू है, क्योंकि जब वो बायनोकुलर से देख रहे हैं तो वो अपनी जगह पे ही बैठे हैं, लेकिन उनका ब्रेन एफर्ट्स ले रहा है कि कोई कोना छूट ना जाए, कोई जगह छूट ना जाए। लेकिन जब वो फिजिकली वैली में पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो वो अक्रॉस लगाएंगे। इसमें हम पढ़ेंगे 2 प्रेपोजिशन, वन इज टूवर्ड एंड अदर इज टूवर्ड्स। पहले तो आप याद रखेंगे, जब हम टूवर्ड या टूवर्ड्स की बात करते हैं तो इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो यहां मैं आपके लिए लिख देती हूं सेम मीनिंग, ओके। लेकिन ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये चीज डिफरेंट करती है, या अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग एक्सेंट होता है, ये तो हम जानते हैं। तो हम याद रखेंगे, जब हम बात करेंगे टूवर्ड की, टूवर्ड यूज होता है कहाँ? कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं टूवर्ड्स की, तो टूवर्ड्स यूज होता है यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। ये सारी ही इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में ये दोनों प्रेपोजिशंस वेरी करती हैं, मीनिंग में नहीं, मीनिंग सेम है। मीनिंग इनका क्या होता है? की तरफ, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे हिंदी मीनिंग होता है की तरफ। चलो हम लिख देते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी प्रेपोजिशन करी हैं, हमने सब का इंग्लिश मीनिंग चलाया है। इनका मीनिंग होता है की तरफ, मतलब ये एग्जैक्ट एक्यूरेट लोकेशन नहीं बताते हैं, आपको डायरेक्शन बता देते हैं, बट डेस्टिनेशन नहीं बताते। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, राधा वॉज रनिंग टूवर्ड्स या टूवर्ड, अगेन रिपीटिंग, मीनिंग इज सेम। तो टूवर्ड्स या टूवर्ड बोलने में कोई फर्क नहीं है। राधा वॉज रनिंग टूवर्ड्स और टूवर्ड बोलने में बट ऑब्वियस फर्क है, सॉरी एस का डिफरेंस है, बोलने में डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। हर होम,
तो क्या मीनिंग बन जाएगा स्टेटमेंट का? राधा अपने घर की तरफ भाग रही थी। तो हम याद रखेंगे जब हम बात करते हैं टूवर्ड की या टूवर्ड्स की, इनका मीनिंग सेम होता है, लेकिन इनका कंट्रीज के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन डिफर कर जाता है। टूवर्ड जो होता है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स का एक्सेंट है, लेकिन टूवर्ड्स यूके दैट इज यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। चलिए, अब हमने टूवर्ड या टूवर्ड्स भी पढ़ लिया और हमने टू भी पढ़ लिया है। अब बात आती है जब टूवर्ड और टूवर्ड्स को या फिर टू को जब हमें यूज़ करना है तब हम इनको बाइफरकेट कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है, आप याद रखेंगे व्हेन इट कम्स टू टूवर्ड और टूवर्ड्स, आई टोल्ड यू कि ये दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या करते हैं? यूज्ड टू एक्सप्रेस डायरेक्शन, ठीक है, ये दिशा बताते हैं। जैसे निखिलेश वॉज ड्राइविंग हिज कार टूवर्ड्स NH44। इट मीन्स निखिलेश अपनी गाड़ी नेशनल हाईवे 44 की तरफ ले जा रहा था। फाइन, टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है? की तरफ, डायरेक्शन होती है ना, लेकिन दैट डजंट मीन कि उसका फाइनल डेस्टिनेशन नेशनल हाईवे 44 ही है। वो उस तरफ जा रहा था, प्रोबेबली वो रास्ते में कहीं रुक सकता है, ठीक है, या बिल्कुल एज तक जाके रुक सकता है, लेकिन नेशनल हाईवे कहाँ तक जाता है वहां तक वो एंड तक नहीं जाएगा। जबकि जब हम बात करते हैं टू की, टू क्या करता है? इट एक्सप्रेस मोशन, ये गति दिखाता है, ये वर्ब के साथ लगा होता है, तो ये दिखाता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो किस तरफ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, या उसका फाइनल डेस्टिनेशन या रिसीवर कौन है। जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया, दे विल ड्राइव टू पेरिस दिस मंडे। तो अब वो पेरिस की तरफ नहीं जा रहे, वो पेरिस की तरफ जा रहे होते तो टूवर्ड या टूवर्ड्स होता। यहाँ पे टू ने बताया है कि वो पेरिस ही जाएंगे, तो आप याद रखेंगे कि टूवर्ड्स या टूवर्ड का मतलब होता है दिशा, जबकि टू का मतलब होता है ईदर रिसीवर और डेस्टिनेशन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टूवर्ड्स एंड टू। अब जब आप इन्हें यूज करेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है।